First of all, good morning everyone. And now we will be discussing all the topics which are not clear to you in national income accounting. And we will be starting with, as Sneha said, GDP and welfare. There is one subtopic into this, that is composition of GDP. So Sneha, unmute yourself and read out the paragraph beta. Higher GDP will promote welfare only if increased output comprises of goods of mass consumption and essential goods. Increase in production of war goods does not lead to any direct increase in the welfare of people, so compensation of GDP also affects welfare. Okay, so basically क्या होता है, देखिए हमने दो टाइप के गुड डिस्कस किए हैं. पहले गुड थे हमारे कैपिटल गुड और दूसरे गुड थे कंज्यूमर गुड. अब इसमें एक नया वर्ड आपने सुना है, दैट इज वॉर गुड. व्हाट इज वॉर गुड? कैन एनीबॉडी टेल? एनीवन? वॉर गुड जैसे लड़ाई होती है ना, WAR वॉर. तो कैन एनीबॉडी टेल मी द मीनिंग ऑफ वॉर गुड? एनीवन? यू कैन ट्राई. दिस इट इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी. Manveer Singh, beta, switch on your camera. Vaishali, Rhythm Thakur, don't make me do this again and again, beta. उससे ना ध्यान भटक जाता है सर. Anybody will try? Okay, no issue. War goods. Okay, Gurdeep Singh is trying. Yes, Gurdeep, unmute. Sir, good morning, sir. Good morning. Sir, for example, arms, tanks. Okay, atom bomb. And this. Okay, thank you. Fighter jet, Rafale. Okay. और मैं एक बात आपको बता देता हूँ, वॉर गुड में वो वाले बॉम्ब नहीं आते हैं जो आप दिवाली पर छोड़ते हैं, वो वॉर गुड में इंक्लूड नहीं होंगे, वो कंज्यूमर गुड में इंक्लूड होंगे. जस्ट फॉर योर नॉलेज. ओके, चलिए. रॉकेट वगैरह भी होते हैं ना, कभी कभी हमें लगता है बचपन में कि चलो इसी रॉकेट पे बैठ के हम चांद पे चले जाएंगे, ऐसे नहीं होता. तो बेसिकली हाँ, थैंक यू. वॉर गुड आर बेसिकली दोज गुड्स विच आर आल्सो नोन एज कैपिटल गुड. जिन्हें आप कैपिटल गुड बोलते हैं उन्हीं को वॉर गुड भी कहा जाता है. लाइक मशीनरी इज ए वॉर गुड. अब एक छोटी सी स्टोरी है कि इसे वॉर गुड क्यों कहा जाता है, मैं आपको बता देता हूँ. कि आपके सिलेबस में नहीं है वैसे, ठीक है ना. तो जितना भी हमने क्लासिफिकेशन किया है, जितना भी आप और हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, आपने अगर ग्रेड 11th में इकोनॉमिक्स पढ़ा हो तो कैन एनीबॉडी नेम मी द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एनीवन? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? ये अपने फादर का नाम तो सबको पता होता है, इकोनॉमिक्स के फादर का नाम कौन बताएगा? एनीवन? ट्राई करो, गलत ही बताओगे. चलो स्नेहा को मौका. चलो स्नेहा बताओ बेटा. एडम स्मिथ. एडम स्मिथ. ओके, वेरी गुड. अब एडम स्मिथ ऐसा है, देखिए कि तीन बड़े इकोनॉमिस्ट हैं. मैं आपको, चलिए ये भी एक छोटी सी स्टोरी, 5 मिनट लगेंगे, सुना देता हूँ, आपको अच्छी भी लगेगी. इकोनॉमिक्स वाज नॉट अ सब्जेक्ट अंटिल 18th सेंचुरी. पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से, जिसे आप आजकल पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, उसके नाम से सब्जेक्ट होता था. उसी का एक सब पार्ट होता था इकोनॉमिक्स. तो सबसे पहले एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी. बुक का नाम बहुत बड़ा है लेकिन उसे छोटे नाम से जानते हैं, विच इज वेल्थ ऑफ नेशंस. के जो नेशन है, जो नेशनल, जो जैसे इंग्लैंड, इंडिया, अमेरिका, ये बनते हैं, ये कैसे अपनी वेल्थ अर्न करते हैं और फिर कैसे एज ए नेशन, जिसे आजकल हम इकोनॉमी बोलते हैं, कैसे उसे स्पेंड करते हैं. उन्होंने उस पर एक 18th सेंचुरी में बुक लिखी. वो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे. स्कॉटलैंड यूके के अंडर में ही आता है, तो इसलिए उसे इंग्लैंड बोल देते हैं जनरली, हालांकि इंग्लैंड इज अ डिफरेंट थिंग. ठीक है, तो वो वहां के रहने वाले थे. ही वाज अ फिलोसोफर काइंड ऑफ अ पर्सन. उन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर बुक्स लिखी है. तो उन्होंने एक बुक लिखी इकोनॉमिक्स की. फर्स्ट बुक जो क्लासिफाई होती है, दैट इज वेल्थ ऑफ नेशंस. वो ब्रिटेन के रहने वाले थे. उसके बाद दूसरे जो 3 बड़े इकोनॉमिक्स हैं, जैसे बैटिंग में है ना, जैसे सबसे पहले अगर आप क्रिकेट देखते हो तो ग्रेटेस्ट बैट्समैन एवर कौन है बताइए? हु इज द ग्रेटेस्ट बैट्समैन एवर? फुटबॉल देखते हैं तो फुटबॉल में मुझे बता दीजिए हु इज द ग्रेटेस्ट फुटबॉल प्लेयर एवर. ये तो सभी को पता होगा. पेले का नाम लेते हैं, माराडोना का नाम ले लेते हैं, आजकल मेसी और रोनाल्डो का नाम चलता है. ऐसे ही क्रिकेट में डॉन ब्रैडमैन, अगर आपने नाम सुना हो, डॉन ब्रैडमैन. उसके बाद विव रिचर्ड्स और नंबर 3 पे सचिन तेंदुलकर. ये 3 जनरेशनल प्लेयर्स हैं क्रिकेट के. ऐसे ही इकोनॉमिक्स के 3 जनरेशनल इकोनॉमिस्ट हैं. सबसे पहले एडम स्मिथ. एडम स्मिथ ने कुछ अपनी थ्योरीज दी, जिन्हें क्लासिकल थ्योरी कहा जाता है या इनिशियल थ्योरीज कहा जाता है. उनको मानते रहे, उन पे काम करते रहे, उन्हीं पर रिसर्च होती रही. उसके बाद अल्फ्रेड मार्शल आए, वो भी इंग्लैंड के रहने वाले थे. स्टोरी को मैं भी जोड़ देता हूँ वारगुड के साथ. और लास्ट में JM कीन्स आए, जिनका नाम आपने सुना होगा.
अपनी 11th की बुक में उनकी स्टोरी फिर कभी सुनाएंगे आपको। तो ये 3 बड़े इकोनॉमिस्ट हुए हैं और मजे की बात ये है कि ये तीनों ही इंग्लैंड के हुए हैं। यूके बोल दीजिए उसे, ग्रेट ब्रिटेन बोल दीजिए। एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल एंड जे.एम. कीन्स, लॉर्ड कीन्स भी बोलते हैं उन्हें। तो जितना भी आप और हम टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं वो बेसिकली इन्हीं इकोनॉमिस्ट की दी हुई है, एंड दे बिलोंगिंग टू ग्रेट ब्रिटेन। वी अननोइंगली फॉलो द नोमेनक्लेचर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो वहां पर सबसे लास्ट में जे.एम. कीन्स थे जो 1930s के आसपास थे। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम जितने भी गुड्स बनते थे वो किसी भी टाइप के कैपिटल गुड होते थे बेटा, वो वॉर के लिए बनते थे। तो जितने भी कैपिटल गुड्स थे उन्हें हम वॉर गुड कहने लगे, और धीरे धीरे कुछ उसमें ये नोमेनक्लेचर यानी कि ये नाम रखने का जो तरीका है ये अब तक चलता रहा। ओके, तो इसीलिए कैपिटल गुड्स को वॉर गुड्स बोलते हैं। ये आपका आज का जनरल नॉलेज का कैप्सूल था जो आपने ले लिया। तो कैपिटल गुड्स को वॉर गुड बोलते हैं बेटा। अब वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, जीडीपी एंड वेलफेयर और उसमें कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। अब देखिए इन्होंने ये कहा है कि अगर आपकी इकोनॉमी में, किसी भी इकोनॉमी में कंजम्पशन गुड्स का ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो उनकी बाइंग एंड सेलिंग ज्यादा होगी, लोगों का वेलफेयर ज्यादा होगा। अब अगर हम एक मशीन बना देते हैं, फॉर एग्जांपल ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, आप एक मशीन बना देते हैं जो लैपटॉप बनाती है, ओके, आप एक रोबोट बना देते हैं जो गाड़ियां बनाता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, जितनी भी गाड़ियां बनती हैं, 4 व्हीलर बनते हैं, अब वो मिस्त्री नहीं बनाते हैं कि फैक्ट्री में लगे हैं, एक ने दरवाजा लगा दिया, एक ने टायर लगा दिए, एक ने छत लगा दी। ऐसे नहीं बनती हैं 4 व्हीलर और 2 व्हीलर। इनके लिए रोबोटिक आर्म्स होती हैं जिन्हें प्री प्रोग्राम्ड कर दिया जाता है और फिर वही अपना काम करती रहती हैं। एक रोबोटिक आर्म है, आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्री में देखा भी होगा, कोई भी रोबोटिक आर्म है वो टायर लगाने का काम करेगी, कोई रोबोटिक आर्म है जो पूरे स्ट्रक्चर में इंजन लगाने का काम करेगी, ऐसे होता है। तो द पॉइंट इज कि अगर आपने एक रोबोटिक आर्म बना दी तो उससे कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा? मे बी 1 और 2। लेकिन अगर आप कंजम्पशन गुड बना रहे हैं तो उससे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, इवन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो आपकी इकोनॉमी में अगर कंजम्पशन गुड का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ज्यादा लोगों की जेब में पैसा जाएगा। जेब में पैसा जाने का मतलब उन्हें सैलरी मिलेगी, ऐसे बोल देता हूँ। ज्यादा लोगों की जेब में पैसा जाएगा, और जब ज्यादा लोगों की जेब में पैसा जाएगा तो कंजम्पशन जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये हम पूछ लेते हैं किससे? रिदम ठाकुर से पूछते हैं। ये बहुत अच्छा लड़का है, अनम्यूट करो बेटा। आवाज नहीं आई आपकी, आपकी आवाज नहीं आई बेटा, दोबारा ट्राई करो। देखो आप अगर लैपटॉप या मोबाइल से कनेक्ट किए हो तो जहाँ पे स्पीकर बन रहा होगा उस पर एक बार क्लिक करो, फिर दोबारा क्लिक करो। तब तक हम किसी और, स्टीफन से पूछ लेते हैं। स्टीफन बताइए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करो पहले। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बेटा अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो उससे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? सर इंक्रीज होगा। क्यों? पता नहीं सर। कोई बात नहीं, लेकिन आंसर आपका ठीक है, यानी कि ये आपने प्रोबेबिलिटी के बेस पे काम किया है, इसीलिए विश्वजीत को एक मौका देते हैं। विश्वजीत अनम्यूट करो बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, ठीक है आप? हाँ जी सर। बहुत अच्छे लगते हैं आप हंसते हुए, ऐसे ही हंसते रहा करो। अब बताओ, अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो उससे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा या कम होगा? सर गैस ही है, बढ़ेगा। बढ़ेगा, गैस है, चलिए अच्छी बात है। एक मौका प्रभजीत सिंह को भी मिलना चाहिए, ये मुस्कुरा रहा है, हंस नहीं रहा है, सिर्फ मुस्कुरा रहा है। अनम्यूट करो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, आप भी करो। गैस करोगे या लिक्विड? सर गैस, आई थिंक इट विल इंक्रीज। तुम भी गैस ही करोगे? ठीक है, करो गैस करो। सर आई थिंक इट विल इंक्रीज। इंक्रीज होगा, चलिए। गैस तो आप तीनों का ही ठीक है लेकिन अब इसका मतलब मैं क्या समझ रहा हूँ कि हम लोग पढ़ तो रहे हैं लेकिन जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं उसका बेसिकली हम मीनिंग नहीं समझ पाते हैं। यस सर करते रहते हैं क्योंकि सभी अच्छे बच्चे हैं, तो अब यस सर करना ही मुझे लगता है कि नहीं ये ठीक बात है, यस सर हमें करना चाहिए।
मुझे आइडिया ये हो रहा है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसमें जो कुछ वर्ड हम यूज करते हैं उनका मीनिंग हम नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने दो ही वर्ड आपके सामने लिए। मैंने पहले कहा कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब सभी समझते हैं कि रोजगार बढ़ रहा है ना। अब रोजगार बढ़ने से जब सपोज कर लीजिए मेरी जॉब लगेगी, मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, मेरी जॉब नहीं है, मेरी जॉब लगेगी, मुझे सैलरी मिलेगी, तो मैं उस सैलरी का क्या कर सकता हूँ? प्रियांशी से पूछते हैं। प्रियांशी अनम्यूट कीजिए बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर उसे एक्सपेंसेस में यूज करेंगे। और क्या कर सकते हैं? इन्वेस्ट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? बस सर इतना ही, बस? सैलरी खत्म हो गई? कोई बात नहीं, चलिए वेरी गुड, गुड आंसर। आंसर इन्होंने सही दिया है। आप हमेशा एक बेसिक सी बात याद रखें, इनकम को आप सिर्फ दो जगह खर्च कर सकते हैं, दो तरह से यूज कर सकते हैं, ऐसे कहेंगे। आइदर यू कैन कंज्यूम इट और यू कैन सेव इट। जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने कहा है वो सेविंग के बाद होता है। पहले आप सेविंग करते हैं बैंक अकाउंट में, म्यूचुअल फंड्स में, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इनकम जब किसी आदमी को अर्न होती है तो वो दो तरह से उसे यूज करता है, या तो कंजम्पशन करता है या सेविंग करता है। अब इसमें जब आप कंजम्पशन करते हैं, सपोज कर लीजिए मुझे सैलरी मिलती है, तो एवरी मंथ आई नीड टू डू रिचार्ज ऑफ माई मोबाइल, आई नीड टू pay electricity bill of my home, I need to purchase groceries, I need to purchase medicines. Fortunately I don't need to purchase medicines, I just said that I need to purchase medicines. तो ये सब जो खर्च मैं करता हूँ, इसे मैं इकोनॉमिक्स में क्या कहूंगा? इसे मैं इकोनॉमिक्स में कहूंगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और यही तो मैंने कहा है कि जब एम्प्लॉयमेंट होगा तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, क्योंकि आपकी जेब में पैसा होगा जिसे आप खर्च कर सकते हैं। क्लियर है? तो द पॉइंट बेसिकली वाज कि जीडीपी एंड वेलफेयर का एक सब पॉइंट था हमारा कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, जिस पर हमने ये डिस्कस किया जिसमें हमने बेटा सिर्फ ये डिस्कस किया कि अगर इकोनॉमी में दो टाइप के गुड होते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स को हम वॉर गुड्स भी बोलते हैं। ओके, तो आपकी इकोनॉमी में अगर कंजम्पशन गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो लोगों को ज्यादा इंप्लॉयमेंट मिलेगा, ज्यादा इंप्लॉयमेंट मिलेगा तो वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज्यादा करेंगे और उनका वेलफेयर बढ़ जाएगा। क्योंकि जब मैं अपने यूज करने के लिए चीजें खरीदता हूँ, सामान खरीदता हूँ, गुड्स एंड सर्विसेज को अवेल करता हूँ, तो मेरा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। ओके, पॉइंट तो ये छोटा सा था, बट वी inculcated many points into this, we discussed a lot of things. Okay, any other point anybody would like to ask? देखिए दो बातें होती हैं, या तो आप पूछेंगे या मैं पूछूंगा, अब जैसे आपको अच्छा लगे, चॉइस इज योर्स। और कुछ पूछना है किसी ने? क्योंकि मैं अगला पॉइंट या अगला टॉपिक या अगला चैप्टर तभी स्टार्ट करूंगा जब आप इसमें कंफर्टेबल हो जाएंगे। आई एम नॉट इन ए नीड टू रश। यस प्रियांशी, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। So why national debt and trust is not included in national income? Okay, very good question. Why national debt interest is not included in national income? पहले आप लोगों में से कोई आंसर करना चाहेगा? Anyone out of you would like to answer? गैस कर दो। लिक्विड और सॉलिड रहने देते हैं, बस हम गैस ही करेंगे। तीन स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं ना। Anybody would like to guess? गैस्टिमेशन बोलते हैं इसे। Anybody would like to guesstimate? आंसर दिया करो, गलती तो दोगे यार, इससे ज्यादा क्या करोगे तुम? कौन सा मैंने तुम्हारा वीजा कैंसिल कर देना इंडिया कि नहीं तुम कनाडा चले जाओ वापस? आंसर दिया करो, गलत दोगे डजंट मैटर, धीरे धीरे ठीक भी देने लगोगे आंसर। यस स्नेहा। क्योंकि ये कंजम्पशन पर्पस के लिए लिए जाते हैं लोन। कौन लेता है? सर हम ही लेते हैं। अच्छा, थैंक यू बेटा। एनीबडी एल्स? वरना फिर मैं नाम लेके पूछने लगूंगा। कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमारी जान बच जाए, सर हमसे ना पूछें। मैं आपकी निगाहों से पढ़ लेता हूँ आपके दिमाग में क्या चल रहा है एज फार एज इकोनॉमिक्स इज कंसर्न। अब बहुत टाइम हो गया मुझे पढ़ाते पढ़ाते यार, जल्दी बताओ। नहीं बताओगे? उसका तो बीपी बढ़ जाता होगा एकदम से, हमारा नंबर ना जाए। ऐसे नहीं होता बेटा, वी आर जस्ट डिस्कसिंग सिंपल एंड फाइनल पॉइंट्स, नथिंग लाइक राइट एंड रॉन्ग। वैशाली को आज एक मौका दिया जाता है बोलने का। वैशाली अनम्यूट करो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, बताइए बेटा। So these are not included. Why? These are not
The national income because they do not contribute to the production units. Okay, thank you. I am so proud of you that you gave answer. छोटे बच्चों को ऐसे पढ़ाते हैं, मजाक भी चलती रहनी चाहिए ना बीच में। 3rd 4th 5th के बच्चे तो उन्हें ऐसे मोटिवेट किया जाता है। चलिए अब हम आंसर लेंगे किससे? जशनप्रीत कौर से। जशनप्रीत अनम्यूट करो बेटा। आई कीप वॉचिंग ऑल ऑफ यू। आप कहाँ देख रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, पढ़ते पढ़ते कोई आपके आसपास भी है या नहीं है? और ये पिछले 2 3 4 5 दिन का डेटा रखता हूँ मैं अपने पास। चलो अनम्यूट करो। जशन बताओ बेटा। Good morning. गुड मॉर्निंग बेटा। Why national debt interest is not included in national income? Any guess? Yes or no तो कह दो। नो गैस। अच्छा ठीक है, जरा मोबाइल की स्क्रीन पे ज्यादा ध्यान लगाया करो, आप इधर उधर कम देखा करो, सभी से बोल रहा हूँ। चलिए साहब अब देखिए नेशनल डेट होता क्या है, कौन बताएगा? वंशिका से पूछ लेते हैं लास्ट में, देन वी विल मूव ऑन। प्लीज अनम्यूट। सर नेशनल डेट होता है जो गवर्नमेंट डेट लेती है पब्लिक के वेलफेयर के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट्स के लिए, वो वाला डेट। और हाउस होल्ड्स जो डेट लेते हैं अपने हाउस होल्ड जो डेट लेते हैं उन्हें भी हम नेशनल डेट बोलते हैं या पब्लिक डेट बोलते हैं। ओके, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। दिस इज 5th टाइम आई एम काउंटिंग ऑल दीज थिंग्स। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं कहता रहता हूँ, तुम समझते नहीं हो मेरी बात को। मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ, बहुत तेज चलता है मेरा दिमाग बेटा, बहुत तेज चलता है। छोटी छोटी बातें मैं याद रखता हूँ। अभी तो मैं तुम्हें क्लास में नहीं पढ़ा था, जब क्लास में पढ़ाऊंगा ना तब तुम्हें पता लगेगा बहुत खतरनाक आदमी हूँ मैं। खतरनाक नॉट इन द सेंस के विलेन नहीं हूँ मैं, तभी आप मुझे अमरीश पुरी समझ ले, वो नहीं हूँ मैं। आई कीप ऑल दीज लिटिल थिंग्स इन माई माइंड ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। कभी कोई ये सोचे कि भाई हमारे से तो सर ने बात ही नहीं करी। थैंक यू रिदम ठाकुर, समझ रहा हूँ मैं तुम्हारी भावनाओं को। हाँ, तो ये खतरनाक का मतलब ये है दैट आई कीप ट्रैक ऑफ ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके चलिए खैर अब हम बात करते हैं बेटा नेशनल डेट क्या होता है। नेशनल डेट वो डेट होता है जो सिर्फ हमारी गवर्नमेंट बोरो करती है जनरल पब्लिक से। अब आप ये कहेंगे कि सर आज तक तो मोदी जी ने हमारे घर आके कहा नहीं कि हमें लोन दे दो। मोदी जी तो नहीं आए ना हमारे यहाँ, ना कैप्टन साहब आए कि लोन दे दो हमें। तो वो होता कैसे है? बीच में एक इंटरमीडियरी होती है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया के सेंट्रल बैंक का नाम बताओ प्रभजीत। प्रभजीत सिंह अनम्यूट। विच इज द सेंट्रल बैंक? Good morning, sir. गुड मॉर्निंग Sir, I think it's RBI. वेरी गुड, यू थिंक वेरी गुड, योर थिंकिंग इज गुड। इट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है। तो गवर्नमेंट का जितना भी बोरोइंग का, लोन लेने का, लोन देने का या मनी को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम होता है, उसके लिए गवर्नमेंट खुद काम नहीं करती। गवर्नमेंट वर्क्स थ्रू आरबीआई, गवर्नमेंट वर्क्स थ्रू इट्स सेंट्रल बैंकिंग आर्म। तो हमसे जो लोन लिया जाता है वो आरबीआई लेती है। आरबीआई अब कैसे लेती है मैं आपको बता देता हूँ। आरबीआई ऑर्डर्स कमर्शियल बैंक्स, बहुत सारे टाइप के बैंक होते हैं, आप और हम लोगों ने भी ज्यादा टाइप के बैंक नहीं देखे हैं, लेकिन कमर्शियल बैंक वी ऑल नो which are commercial banks, HDFC, SBI, ICICI, Punjab and Sindh Bank, Punjab National Bank, all these are commercial banks. Orders all these banks plus other financial institutions like mutual funds, LIC, UTI plus high net worth individuals, मतलब जिनकी जो net worth है वो 10 करोड़ से ज्यादा होती है, plus जो जनरल पब्लिक होती है वो भी, ये सब मिलकर गवर्नमेंट टाइम टू टाइम सॉवराइन बॉन्ड के नाम से, गोल्डन बॉन्ड के नाम से या डिफरेंट नेम से बॉन्ड इशू करती है। उस बॉन्ड की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 1 लाख रुपये, 10,000 रुपये भी होती है। उस पर आपको बहुत मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए मिलता है, ये इन्वेस्टमेंट का सिंपल सा रूल है, ज्यादा अगर सेफ्टी होगी तो रेट ऑफ रिटर्न कम होगा, कम सेफ्टी होगी तो रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा। आप देख सकते हैं, इस चीज को गूगल कर सकते हैं। जितने भी बड़े बैंक होते हैं, एसबीआई है, एचडीएफसी है, वो जब एफडी करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देते हैं। और जितने भी नए बैंक हैं जैसे बंधन बैंक है या कोटक महिंद्रा बैंक है या आपका आरबीएल बैंक है या यस बैंक है, अगर आप इनसे एफडी कराएंगे सेम टाइम पीरियड की तो आपको ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। Why? बिकॉज उनकी क्रेडिबिलिटी या गुडविल मार्केट में कम होती है, मीनिंग उनके डिफॉल्ट करने के चांसेस होते हैं। लेकिन एसबीआई, एचडीएफसी ये इतने बड़े बैंक्स हैं कि इनके डिफॉल्ट करने के चांसेस नहीं होते हैं।
नहीं होते हैं, तो दैट्स वाई उन पर रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कम मिलता है। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन बैंक्स के थ्रू हमसे लोन लेती है, इसे हम नेशनल डेट बोलते हैं। अब जब गवर्नमेंट नेशनल डेट लेती है, तो जब आपने डेट लिया है तो डेट पर आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। याद रखें, इक्विटी पर आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना, डेट पर आपको हमेशा इंटरेस्ट पे करना होता है। जब आप लोन लेते हैं तो आपको ब्याज देना होता है। तो गवर्नमेंट ने हमसे लोन लिया है तो गवर्नमेंट हमें ब्याज देगी, नेशनल डेट इंटरेस्ट बना। ओके, अब नेशनल डेट इंटरेस्ट को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड क्यों नहीं करते हैं बेटा? नेशनल इनकम में इसलिए इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट जितना भी पब्लिक से लोन लेती है, हम कहेंगे कि बैंक से लोन लिया है, भाई बैंक में भी तो हमारा ही पैसा है। HDFC, SBI, ICICI, इनके पास कोई अपना पैसा थोड़ा ही है, जनरल पब्लिक ने ही तो डिपॉजिट किया हुआ है वहां पर। तो उन सब बैंक से अगर RBI लोन ले रहा है, RBI गवर्नमेंट को पैसा दे रहा है, तो वो भी पब्लिक का पैसा जा रहा है। और डायरेक्ट हम अगर RBI की स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा पैसा जा ही रहा है। तो इन बोथ ऑफ दीज सिचुएशंस गवर्नमेंट टेक लोन एंड यूजेस, अब यहां से ध्यान से सुनना है, ये तो सिर्फ जनरल नॉलेज थी। Government uses this loan for consumption. Government uses national debt for consumption, and there is no capital formation. There is no flow of goods and services. There is no production of goods and services. That is why the interest paid on national debt is not included in national income. Okay? 2 लाइन का आंसर था वैसे। नेशनल डेट इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम because the loan taken by government is not used for consumption purpose, so we don't use national debt interest in national income. चलिए, any doubt, any other question? Anybody? Any doubt or any other question beta you would like to ask? यस वंशिका, पहले कृतिका से ले लेते हैं क्वेश्चन। सॉरी कृतिका, अनम्यूट करो बेटा। कब होती है GNP के? बेटा दोबारा बोलना पड़ेगा आपको। जो GDP है इकोनॉमी की, वो GNP की इक्वल कब होती है? When GDP is equal to GNP, ये पूछ रहे हैं आप? Yes or no? ओके, थैंक यू बेटा। जीडीपी और जीएनपी, तो डी से एन पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है बताओ? कृतिका ही बताएगी। अगर आपको डी से एन पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, तो क्या करोगे? यू आर अनम्यूटेड। एनीबडी एल्स वुड लाइक टू आंसर? डी से एन पे जाने के लिए क्या करते हैं बताओ वैशाली? सर प्लस NFIA। प्लस NFIA, वेरी गुड। तो यानी कि बेसिकली कृतिका ने ये क्वेश्चन पूछा है कि नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम कब इक्वल होते हैं। ये हमने कल भी डिस्कस किया था, दोबारा आज कर लेते हैं। बेटा नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम के इक्वल तब होगी जब हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड होगी, हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, NFIA 0 हो जाएगा और GDP GNP के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन था कि जीडीपी और जीएनपी कब इक्वल होते हैं। लैंग्वेज में भी इसे ऐसे पूछता है एग्जामिनर आपसे, ये बोर्ड में भी एक बार आया हुआ है क्वेश्चन। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी दैट डोमेस्टिक इनकम कैन बी इक्वल टू नेशनल इनकम? यस, इफ NFIA is 0, if the economy is closed, we are not doing any transaction with rest of the world, then NFIA will be 0 and domestic income will become equal to national income. ओके, आप एक थम्स अप यूज कर लो सभी अगर समझ गए हैं तो। इतने सारे हैं आपके पास, एक आधा यूज भी कर लेना चाहिए। थैंक यू मनवीर सिंह, रिदम ठाकुर, दिया, सुखमप्रीत, अमित पाल, थैंक यू वेरी मच। चलिए वंशिका, इट्स योर टर्न नाउ बेटा।
Excuse me, sir. Sir, durable goods like trucks, aircrafts, and vehicles, etc., which is purchased by government for military purposes, are included under the category of intermediate goods. So why they are not consumer goods? अच्छा बेटा, इसमें ना दो बातें होती हैं। देखो, आप जितनी सारी बुक पढ़ोगे इसमें आपको अलग अलग वर्जन मिलेगा। मैं आपको बेसिक सा रूल बता देता हूँ, ठीक है। हम ये बोलते हैं, ये चैप्टर नंबर 8 में आने वाला टॉपिक है वैसे, लेकिन चलो मैं यही बता देता हूँ। गवर्नमेंट जब पैसा खर्च करती है, गवर्नमेंट का बजट होता है, जैसे हमारी फैमिली का बजट होता है, तो गवर्नमेंट का भी बजट होता है। और बजट के दो पार्ट होते हैं बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर जो है वो दो टाइप का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये हमारे लिए भी होता है, लेकिन हम गवर्नमेंट के लेवल पे बात करेंगे क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है, ध्यान से सुना कीजिए चीजों को। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो रिकरिंग होता है, जो हम बार बार करते हैं और जिससे हमारी कोई एसेट क्रिएट नहीं होती। अब देखिए, जैसे सैलरी मिलती है, सैलरी मिलने पर आप ग्रोसरी ले आते हैं घर की, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। भाई खाना तो डेली खाना है, घर के खर्चे जो होते हैं वो तो हर महीने के होते हैं, तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रिकरिंग है। आपकी कोई एसेट क्रिएट नहीं हुई। आप कहोगे मैं 2 किलो टमाटर ले आया, तो टमाटर इज नॉट एन एसेट, समझ रहे हैं। आप कहो आज तो मैं पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट लाया हूं, वो एसेट नहीं है आपकी, वो कंजम्पशन है, आप यूज करके खत्म कर देंगे। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जिसमें कोई एसेट क्रिएट होती है, लाइक यू हैव परचेज्ड ए मोबाइल, यू हैव परचेज्ड ए लैपटॉप, you have purchased furniture. Stephen, Manveer and Ridham ठाकुर, बेटा कैमरा स्विच ऑन करो तीन। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। तो दो टाइप के एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू डे टू डे यूज के लिए। अब जैसे गवर्नमेंट का कितना बड़ा सिस्टम है, आप देखिए, गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट को हर महीने उन्हें सैलरी देनी पड़ती है। हो सकता है आपकी फैमिली में से कोई गवर्नमेंट जॉब में, हर महीने सैलरी देनी पड़ती है। तो उससे गवर्नमेंट की एसेट क्या क्रिएट हुई? भाई गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे दी, गवर्नमेंट की एसेट थोड़ी क्रिएट हुई। लेकिन गवर्नमेंट ने स्कूल का कंस्ट्रक्शन करा दिया, हॉस्पिटल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करा दिया, एक बस परचेज कर ली, एसेट क्रिएट हो गई, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, तो ऐसे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर ऑन डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच नाइदर क्रिएट एसेट नो रिड्यूस लायबिलिटी, उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इसका जस्ट अगेंस्ट होता है which either create assets or reduce liability। अब ये जो आपने मिलिट्री वाला क्वेश्चन पूछा है, मिलिट्री में या पुलिस में या एडमिनिस्ट्रेशन में दो तरीके के एक्सपेंडिचर करती है गवर्नमेंट। पहला एक्सपेंडिचर होता है रेवेन्यू, कोई मिलिट्री पर्सन है, कोई मेजर है, कोई कैप्टन है, उसे सैलरी मिलेगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वही मिलिट्री अगर बस परचेज करती है, टैंक परचेज करती है, रॉकेट परचेज करती है, राफेल जेट परचेज करती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये इस तरीके से इसका सही क्लासिफिकेशन है। कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, सिर्फ मिलिट्री की बात नहीं कीजिए, आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात कीजिए, उसमें अगर गवर्नमेंट सैलरी दे रही है बेटा, तो दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन वही डिपार्टमेंट अगर एसेट क्रिएट कर रहा है, हॉस्पिटल बन गया, स्कूल बन गया, पुलिस स्टेशन बन गया, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। पुलिस को सैलरी मिल रही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पुलिस स्टेशन बन रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर से एसेट क्रिएट हुई है, दैट इज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सो दैट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। क्लियर? Any other question? I'm waiting for questions. We still have got plenty full of time. Anything else anybody would like to ask? ये जो 4 चैप्टर है, इनके जितने भी कंसेप्चुअल पॉइंट्स हैं वो सब आपको क्लियर होने चाहिए। टॉपिक बाय टॉपिक वो सब हमने डिस्कस भी कर लिए हैं। मैं आपको एक कंक्रीट फॉर्म में नोट्स बना रहा हूँ, अभी धीरे धीरे 2-3 दिन में बन जाएंगे, वो भी फॉरवर्ड करूंगा। बट बिफोर दैट इट इज इम्पेरेटिव, इट इज नेसेसरी कि जितना भी आपने पढ़ा है वो सब आपको समझ में आ जाए, आपको पता हो कि आपने पढ़ा क्या है, आप पढ़ क्या रहे हैं, वो सब आपको क्लियर होना चाहिए। एनीथिंग एल्स एनीबॉडी वुड लाइक टू आस्क? तरुण जोत, स्टीफन, मनवीर सिंह, रिदम ठाकुर, आई होप कि आप सभी लोग इंक्लूडिंग ऑल दीज बॉयज जब बैठते हैं पढ़ने के लिए तो आपके पास एक रजिस्टर और एक बुक होती है स्टीफन?
जरा बुक दिखाओ मुझे अपनी। थैंक यू। स्टीफन सहोता, बुक कौन सी पढ़ रहे हो फिलहाल, जरा दिखाओ कौन सी बुक है आपके पास। ये तो कैमरा स्विच ऑफ हो गया। इस बात को क्या समझे अब हम, आप सब लोग बताइए इस बात को क्या समझे। मुझे लग रहा है शायद कोई नेटवर्क इशू आ गया होगा, मैं तो यही समझ रहा हूं। वेरी गुड, कर लिया तुमने 15-20 सेकंड में काम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू। चलिए, एनी अदर क्वेश्चन बेटा, एनीथिंग एनीबडी एल्स वुड लाइक टू आस्क? नहीं पूछ रहे हैं। चलिए मैं लास्ट बात बता देता हूं आपको आज चैप्टर की। हमारे नेशनल इनकम अकाउंटिंग के 3 मेथड हैं। कौन कौन से मेथड हैं? तरुण जोत जरा बताओ। तरुण जोत अनम्यूट करो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। कौन कौन से 3 मेथड है नेशनल इनकम अकाउंटिंग के? पता नहीं सर। कोई बात नहीं बेटा, देखो अब ईशा ठाकुर बताएगी। ईशा बताओ बेटा, अनम्यूट करो। सर शायद इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और जीवीए। जी जी, और तीसरा? जीवीए नहीं। कोई बात नहीं, 2 आपने बिल्कुल ठीक बताए हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। अब कृतिका से पूछ लेते हैं तीसरा। वैल्यू एडेड मेथड सर। वैल्यू एडेड मेथड, वेरी गुड बेटा। आप दोनों 1-1 लाख रुपए जीत गए। अमिताभ बच्चन आएंगे शाम को आपके यहाँ। इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पेज नंबर 4.10 पर, अगर आपके पास संदीप गर्ग वाली बुक है, वहां से स्टार्ट है। अभी नहीं करना एकदम, कितने अच्छे बच्चे हैं, एकदम से करने लगते हैं। टीचर को तो बस कोई बात बोलनी चाहिए और एकदम से उसे तैयार पूरा करने के लिए ऐसे तैयार रहते हैं सभी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसा देखकर। सभी बच्चे इतने आज्ञाकारी बोलते हैं इसे हिंदी में, इतने आज्ञाकारी हैं, इतने अच्छे हैं और इतने मासूम से हैं कि उनसे बस कोई बात कहो और एकदम से उसे करने के लिए तत्पर रहते हैं, मतलब तैयार रहते हैं कि भाई हम इसे एकदम कर दे, सर ने कहा है। कितने अच्छे, इट्स सच ए वंडरफुल फीलिंग इन माय हार्ट। चलिए फिर तो अब 4.10 से आपको वो तीनों मेथड मिल जाएंगे बेटा, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। उनमें आपको जब पढ़ेंगे तो लिखेगा स्टेप्स, लिखा हुआ मिलेगा स्टेप्स ऑफ इनकम मेथड, स्टेप्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, स्टेप्स ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। 4 स्टेप हैं, वो चारों आपने पढ़ने हैं, समझने हैं। उसी के बाद एक पॉइंट लिखा हुआ मिलेगा प्रिकॉशन। प्रिकॉशन का मतलब कि किन चीजों को हम इस मेथड में, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। वो सब चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आइटम्स टू नॉट टू बी इंक्लूडेड में। तो अब आज का आपका आज का जो होमवर्क रहेगा वो यही रहेगा कि आपने इन सब पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ना है। कल मैं इन्हें डिस्कस करूंगा। स्टेप्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। ये तीनों स्टेप्स, तीनों मेथड में कौन कौन से स्टेप्स हैं और उनके क्या प्रिकॉशन हैं, ये हमारा कल का डिस्कशन का पॉइंट रहेगा। ध्यान से अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। वैसे तो मैं ग्रुप में भी एक मैसेज पोस्ट कर दूंगा, क्योंकि इतने सारे काम होते हैं आपके पास, हो सकता है भूल जाएं आप, तो आपको याद दिलाने के लिए मैं एक मैसेज ग्रुप में कर दूंगा, ठीक है। फिर भी आप लोग याद रखें, कल हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा वो हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड, प्लस प्रिकॉशंस ऑफ ऑल 3 मेथड्स, जो कि मेथड के साथ ही लिखे हुए हैं। पेज नंबर 4.10 के आसपास से वो आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। सब एक साथ नहीं मिलेंगे, अलग अलग टॉपिक्स में मिलेंगे। ओके, एनी अदर क्वेरी? Any other query बेटा from anyone? नहीं है इसका मतलब। चलिए, it was wonderful teaching you. Thank you very much. Have a nice day. And one last thing, बाहर नहीं निकलना है किसी ने। कोरोना के केसेस डे बाय डे बढ़ रहे हैं, ठीक है। रिदम ठाकुर, गुरदीप सिंह, प्रभजीत सिंह, स्पेशली अमित पाल, अर्शप्रीत, मनवीर, घर में ही रहना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है। बाहर नहीं निकलना बेटा, कोरोना हो रहा है, वो एकदम से पकड़ लेता है जैसे हम बाहर निकलते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, एंजॉय।